बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोहिया 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी सुबह अच्छी हो। हम दुआ भी ये करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो ताकि आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। वैसे भी पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारी टेंशन थी जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो तमाम चीजें खुशी में बदल गई जब हमने देखा कि हमने विन कर लिया और हमने बड़ी कामयाबी समेटी है। तो फिर वो खुशी हमारी बढ़ गई और इसी के साथ साथ हमने देखा कि इस खुशी को मनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीक़ेकार थे। बहुत से लोगों ने फूल की पत्तियां बरसाई, मिठाइयां तकसीम की और बहुत सारी चीजें थी जिस तरह से इनको सेलिब्रेट किया गया। पाक फौज के नारे भी लगाए गए और इसी तरह बहुत से लोगों ने तनकीद भी की और कहा कि कब जवाब देंगे, कब हम सामने आएंगे। तो फिर जब जवाब दिया गया और भरपूर तरीके से जवाब दिया गया तो फिर तमाम लोग बहुत खुश हुए और इसी के साथ साथ इस कामयाबी को अभी तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है और हमें इसको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। इसी के साथ जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किए इस पे बात करने के लिए उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है उस्मान खान बाबर है, सिटी प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ फरमाए हमारी रिपोर्टर एंकर पर्सन जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान साहब आपसे ही आगाज कर लेते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी हमने समेटी। हमने देखा कि पहले तो बहुत से लोगों ने तारीफें भी की, फिर तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन फिर जब हमने जवाब दिया तो भरपूर जवाब दिया, फिर हमारी खुशी दोबाला हो गई। तो फिर इस हवाले से पाक फौज से जारी यकजहती के लिए रैलियां भी बहुत सारी निकाली गई। आप क्या कहेंगे, क्या जोश और जज्बा आपने अवाम में देखा? बिल्कुल मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया। मैम बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि पिछले दिनों में जो पाक फौज ने जो हमारी कौम का और पाकिस्तान का जो सर फख्र से बुलंद किया है हमारे जवानों ने, उनको बिल्कुल मैम सारा सेहरा जो है वो पाक फौज के से जाता है। और हमारी जो फ़ज़ाइया के जो जवान थे उन्होंने जिस तरह से इस ऑपरेशन को उन्होंने जिस तरह से उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जंग जो है ये हमारे ऊपर बिला वजह की मुसल्लत थी, ना पाकिस्तान का इसमें कोई लेना ना देना। हम बार बार पाकिस्तान उनको कहता रहा कि जी आपके पास कोई बात है, कोई सबूत है तो हमें बताएं, लेकिन ज़बरदस्ती जब उन्होंने एक ज़बरदस्ती आके हमारे ऊपर इम्पोज किया इस जंग को, तो फिर अल्लाह ने हमें सुरखरू भी किया और कौम की दुआएं भी हमारे इनके साथ थी। मैं फिर वही कहूँगा कि ये सारा सेहरा जो है वो पाक फौज के जवानों को जाता है और पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल हमारे पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है और पूरी कौम उन पे फख्र करती है और दुआएं भी करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी बात है। हमने ये साबित कर दिया कि अगर हमारी एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, हमारी पाक फौज हो या हमारा मीडिया हो, हमने भरपूर तरीके से परफॉर्म किया। सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमने नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं आगे प्रमोट किया, हमने फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ नहीं बनाई जैसे कि इंडियन मीडिया ने किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडियन मीडिया ने तो पूरा पाकिस्तान ही ख़त्म कर दिया था। इसी के साथ साथ हमने देखा कि DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक एक चीज़ वीडियो पिक्चर दिखाई, कहा उनको एक एक चीज़ को एड्रेस किया कि ये चीज़ें। तो मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार किया, इसी के साथ आवाम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। आगे क्या चीज़ें जो आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह आगे बढ़ भी रहा है और तरक्की करेगा। पाकिस्तान ता क़यामत इंशाल्लाह रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि इंडिया का जो मीडिया है उसका मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंडिया का मीडिया की तो वही मिसाल है कि आप उनकी अपनी एक मूवी उनकी एक आई थी, उसमें उन्होंने अपने मीडिया की सारा दिखाया कि वो किस तरह फेक न्यूज़ बनाते हैं, खुद ही स्टोरी क्रिएट करते हैं फेक, खुद ही इंसिडेंट करवाते हैं, खुद ही सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं। तो उनके लिए तो और दूसरा मैं आपके चैनल से मुझे मौका मैं जो इंडिया की आवाम है उनसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि जो आपका ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनको जो है ये आपको बिला वजह का जो है ना ये
वो हम भी उनसे हम भी हमारी कोई उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इंडिया वो भी हमारे से प्यार करते हैं, वहाँ के अवाम, हम भी उनसे बड़ा, हमारे दिल में बड़ा उनके लिए मोहब्बत का एक वो है पड़ा। तो ये अपना देखें, अब एक सियासत के लिए पूरे मुल्क को अपनी एक सियासत चमकाने के लिए वो अपने पूरे मुल्क की आवाम को स्टेज पे रख देता है और अपने ही मकासद के लिए। तो मैम इसका तो अब जो है वो कोई हमारे पास तो कोई हल नहीं है। और हमारी आर्मी बिल्कुल, और हमने उनके ऊपर हमने तो फिर भी उनकी आवाम का हमने कुछ नहीं। आप देख रहे हैं हमारी जो भी अफवाज ने जितना भी टारगेट किया, उनकी मिलिट्री उनके ऊपर टारगेट किए हैं। उन्होंने सिविलियन की कोशिश की है कि कोई सिविलियन को कोई भी किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि हम उनकी जो आवाम है उनसे हमें उनके लिए हम दर्द भी रखते हैं और हमें उनसे कितना प्यार है हमें उनके साथ। बिल्कुल, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहली चीज होती है कि आपको इमोशनल नहीं होना। हमने थोड़ा वेट किया, सब्र किया और फिर प्ले किया और बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, जिनके घेरा भी तंग किया जा रहा है। उनको क्या कहेंगे कि इस वक्त जब मुल्क के हालात इतने खराब हों तो तनकीद करना बनता नहीं है, आपको एक पेज पे होना चाहिए? बस में वही बात है कि हर चीज़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। वो कई लोग होते हैं, उन्होंने हर चीज़ को एक सियासत उन्होंने वो करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको जो है वो हर मौके पे वो उसमें कोशिश करते हैं कि अपना जो है वो हम मकासद अपने वो हासिल करें। तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में मैम इस मौके पे मैंने जहाँ तक देखा मेजॉरिटी 95% पूरा पाकिस्तान मुत्तहद था इस मामले पे। कोई भी नहीं चाहता कि जो है वो दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई करे। और सबको पता है कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। हमने तो या तो होता ना हम वहां पे जाके कोई वो बमबारी शुरू कर देते, वो सोए हुए होते। उन्होंने खुद ही हमें धमकियां दी, खुद ही हमारे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें मैम अपना जो है जो तनकीद कर रहे हैं वो कुछ चंद 2-4 लोग ही होंगे। तो उसको तो वो तो मैम पूरी कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। पूरी कौम, आप हैं, हम हैं, अब देख लें हर पार्टी, सियासी पार्टी तकरीबन सारी पार्टियां वो एक ही प्लेटफॉर्म पे थी। इस मामले पे तो सियासत नहीं है कम से कम। बाकी हमारी अंदरूनी जो है वो हर जगह होती है, अपना जो है हम करते हैं। लेकिन इंडिया वाले मामले में हम नरेंद्र मोदी को तो हम जो है ना वो उसके लिए हम सारे ये चीज तो साबित हो गई कि जब आप एक पेज पे होते हैं तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर बनती ही बनती है। तो मेरे ख्याल में यहीं से सबक सीख लेना ही चाहिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी, जो सारा साल एक पेज पे नहीं होती है और एक दूसरे पर अपोजिशन में होते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें सामने आती हैं। तो अगर ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें अगर एक पेज पर हों तो हम अंदरूनी मामलात में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। अच्छा मैम, उसमें ये है कि जहाँ तक मेरी एक अपना वो है, देखें सियासत एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिव सियासत होनी चाहिए। उसमें ये है कि आप जहाँ पे आवाम का मफाद आ जाए वहाँ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आप जो है सियासत ये होनी चाहिए कि अगर जुनेद भाई मेरे हरीफ हैं, इन्होंने अगर 10 बंदों का कोशिश की है, मुझे इनको चाहिए, मैं ये सियासत करूं कि मैं इनसे अच्छा करके दिखाऊं। अगर इन्होंने 4 मंसूबे किए हैं, इन्होंने अवाम के लिए 4 मंसूबे पास करे हैं, तो मैं कोशिश करूं कि मैं 8 मंसूबे मैं 8 मंसूबे अवाम के उसमें फेवर में लगूं। तो ये तो मैम सियासत होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो अब यहाँ पे अवाम के मफाद को हम जो है वो बलाए ताक रख के और अपने आप को जो है वो करते हैं, तो वो थोड़ी सी उसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उसमें जो है हमें उसमें हमारे मुल्क में या सियासतदान जो हैं उनको सोचना चाहिए। प्रोडक्टिव सियासत मुस्लिम आपने अभी बात की ना, प्रोडक्टिव सियासत होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर करे, ना कि एक दूसरे को दुश्मन जाने, तो बेहतर से बेहतर करे। तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून इसको मेक श्योर करता है? मैम देखिए, मैं आपको बिल्कुल देखें, मैं आपको बताऊं, जब 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो मुझे याद है इवन के जो हमारे जो कैंट का इलाका था, जो पोश एरियाज थे, उधर भी तकरीबन 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तो तकरीबन ज़राअत, आपको पता है हर चीज़ आपकी जो है वो पावर और इससे एनर्जी से वो उसका कहीं ना कहीं उसका लिंक है। ज़राअत ख़त्म हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। मुझे याद है कि 3-4 साल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बिजली का जो बहरान था उस पर काबू पा लिया था। और
उसी टेन्योर में आप याद होगा आपको कि कराची में उससे पहले मियां साहब के आने से पहले, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने से पहले कराची में आप सुनती होंगी कि रोज़ाना लाशें गिरती थी, बोरी बंद लाशें, हालात बहुत ख़राब थे। ये जो ब्लास्ट होते थे रोज़ाना, उस टेन्योर में आपको पता होगा कराची में भी अमन आया और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो आवाम की जो है वो उन्होंने अपनी सियासत, बेशक वो होती है आपकी वोट बैंक आपका, बेशक उसमें कई ऐसे फैसले होते हैं जिससे आपका वोट बैंक मुतासिर हो रहा था लेकिन वो आवाम की फेवर में जा रही होती है। तो मेरे ख्याल में उस टाइम काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी जो मियां साहब ने की और बड़े दलेराना उन्होंने इकदाम किए थे, जिसकी आज तक हम उसको, अब देखें ना बिजली हमारी अब माशाल्लाह अब हमारी अल्लाह का शुक्र है पूरी है, तो अब हम कम से कम उस बुरहान से निकल गए। लेकिन अब उस टाइम तो ये होता था ना कि 24 घंटे में जो है ना वो मोबाइल भी मुझे याद है वो यूपीएस की बैटरी पे चार्ज करने पड़ते होते थे। तो बस वो अपना जो है वो बिल्कुल की है, कहीं जहाँ मौका मिले, लेकिन गलतियाँ हर जगह पे होती हैं। तो ये है कि अपना जो है वो फिर हमारा कुछ ऐसा माहौल भी है कि मौका भी नहीं मिलता, पूरा टेन्योर मिले, टाइम मिले, तो उसका कुछ और चीज़ें होती हैं। जब आपको 2-3 साल का एक टेन्योर मिले तो उसमें मैम चीज़ें फिर वो, ठीक है, हमने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी, नो डाउट हमने इस वॉर को जीता, ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें चीज़ें हाईलाइट की गई वो ये था कि जिसको इंडिया को जिस पे फख्र था राफेल की अगर बात करें तो वो हमने गिराया। पुलवामा में उसने कहा था कि अगर मेरे पास राफेल होगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था। राफेल उसने लेके देख लिया और उसका क्या हाल किया वो भी उन्होंने देख लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने हाईलाइट किया वो S-400 सिस्टम था जिसको हमने तबाह किया। बहुत से हमने उनको साइबर अटैक्स भी हुए, हमने बहुत सारी चीज़ें उनकी हैक भी की जो कि हाईलाइट हुई, जिसकी वजह से हमें किंग ऑफ द स्काइज टाइटल भी दिया जा रहा है कि हमने बहुत अच्छा फिजा में परफॉर्म किया। इसी के साथ अगर बात करें तो अब डायनामिक्स इस वॉर के बाद चेंज हो गए हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इंटरनेशनली चीज़ें अगर हैं, थिंक टैंक्स क्या इस बारे में सोच रहे हैं? मैम बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का इस सिनेरियो के बाद पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन फिर भी वही बात है, दुश्मन जो है वो हमेशा साजिश कर, इनका काम है साजिश करना और वो हमेशा साजिश तो में तो वो लगे रहेंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने अपना राफेल भी अब ट्राई कर लिया, अब वो पता नहीं, अब देखें अब वो कोई और नई क्या वो कोई, अब क्योंकि मोदी है तो एक भंड सा इंसान है और उसके कुछ 2-4 वो मीडिया के चैनल्स भी हैं, वो हमेशा ऐसे वो फजूल जो है वो गुफ्तगू उनकी वो करते रहते हैं। तो उसमें ये है कि मैम इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है वो वक़ार बिल्कुल बुलंद हुआ है और वही बात है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक इम्पोज हुई थी, ये चीज़ जब आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म करने की कोशिश करें ना मैम, तो उसमें फिर वो अल्लाह पाक का एक कुदरत का भी निज़ाम है, उसमें जो है वो हमेशा जो है वो अगले को शिकस्त होती है कहीं ना कहीं और वो बड़ी बुरी शिकस्त खाता है। और इंशाल्लाह आगे भी अब वो अगर कोई करेगा तो मुझे लगता है हमारी पाक फौज में बिल्कुल इतना वो है और अल्लाह पाक हमारे जवानों को सलामत रखे और इनको जो है वो हमारी दुआएं हैं और हमारा वो सर का ताज है और वो उनका बिल्कुल उनको पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। बिल्कुल, हमें अपने पाक फौज पर फख्र है, हमें अपने जवानों पर फख्र है और कोई पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालने की काबिलियत रखते हैं। जुनैद, आप क्या कहेंगे? हमने जो इतना बड़ी कामयाबी समेटी है उस हवाले से हमने रैलियों का भी इनेकाद किया, पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की और हमारी आवाम भी एक पेज पे थी, बहुत सपोर्ट किया आवाम ने, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पर मौजूद है कि जहां भारत जो है उसका अज़ली दुश्मन है और कमज़र्फ दुश्मन है और कमज़र्फ हमसाया भी है। मतलब सबसे बड़ी बात कि उसे अपने घर की हिफाजत नहीं होती और कोई भी उसके अंदर इंटरनल अटैक हो तो वो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पर देता है और पाकिस्तान के भी जो है वो बड़ी जो शख्सियात है उनके ऊपर सीधा इल्ज़ाम लगाता है कि वो उसका मास्टरमाइंड है। मगर ये उसको भी पता है कि अगर मास्टरमाइंड कोई और हो तो फिर वो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, ये भारत बखूबी जानता है। अभी भी यही सूरत हाल हुई कि भारत की जो अटैक हुआ उनका मगर उसमें अपनी इंटरनल तहकीकात करने के बजाय कि वो एक टूरिस्ट प्लेस था,
वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों हटा ली गई, और अच्छा उसके बाद मीडिया वहाँ पहले पहुँच जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेज उसकी तब तक नहीं वहाँ पहुँचती। हर एक एक चीज़ को वो रिकॉर्ड करवाते हैं और हर एक एक चीज़ को वो चलवाते हैं, और उसको एक दुनिया के सामने जो है सबसे पहले तो इस्लाम को बदनाम करने की बात करते हैं कि वहाँ मज़हब पूछ कर जो है वो उनका कत्ल किया गया। इस्लाम जो है वो इंसानियत की बुनियाद पर खड़ा है। इस्लाम जो है वो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। तो इस्लाम तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो है वो अमन का मज़हब है और अमन का दर्स देता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसा वाक़या करे और किसी की शनाख्त, कौम, उसका मज़हब पूछ कर उसको कत्ल करे। तो सबसे पहले तो यही चीज़ जो है वो कंडेम करने के लिए बहुत है कि इंडिया के इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। दूसरा, वहाँ पर एक सिक्योरिटी वो टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की सूरत पहले ही दुनिया को पता है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी किधर थी, उनकी फ़ौज किधर थी, फ़ौज के पास वो पूरा इलाका है। फिर उनको रेस्क्यू इतनी देर से क्यों किया गया? फिर वहाँ मतलब वहाँ फुटेजेस टीवी पर चल रही हैं मगर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं पहुँच रही। तो ये कुछ सवालात हैं और जो उनसे भारतीय मीडिया से भी है वो, क्योंकि वो जो है वो शोर और ऊंची आवाज़ करके जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, और उसके अंदर जो शोर और ऊंची आवाज़ के अंदर जो है वो दलील दब जाती है। फिर एक सवाल उनसे ख़ास तौर पर ये भी किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जब वो बैरून मुल्क के दौरे पर थे, जब अगर वो इतना ही हसास मामला था तो वो आते और वहाँ जाते और वो जो वर्षा थे जो उनके कत्ल हुए उनसे मिलते, ज़ख्मियों की इयादत करते, मगर ऐसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी सीधा बिहार गए। बिहार में चूँकि वहाँ उनके रियासती इंतखाबात चल रहे हैं, तो बिहार में पहुँचते ही नरेंद्र मोदी ने मतलब अब अंदाज़ा करें कि बिहार की आवाम से नरेंद्र मोदी खिताब कर रहा है और अंग्रेज़ी में खिताब कर रहा है। मतलब ना वो अपनी हिंदी में बात कर रहा है, ना बिहारी में बात कर रहा है, वो अंग्रेज़ी में बात तकरीर कर रहा है। वजह क्या है? वो पूरी दुनिया को जो है वो अपने अज़ाइम बता रहा था और वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा था, और ये वो बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है इस वाक़े के अंदर मुलव्विस है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे कि वहाँ पर अगर पटाखा भी जो है वो चलता है तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर भी आता है। हमारी पाकिस्तानी कौम ने, अब देखें, हमारा मीडिया हो, हमारे सियासतदान हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे शहरी हो, तमाम तबकात ने जो है वो इस हवाले से बड़ा तहम्मुल मिजाजी से बात की और एक लम्हे के लिए भी कहीं भी शर पसंदी नहीं की। और ख़ास तौर पर जिस तरह उस्मान खान साहब ने कहा कि दोनों ममालिक के जो अवाम है वो जो है एक दूसरे के साथ जो मिलना भी चाहते हैं और उसके साथ साथ जो कारोबार भी करना चाहते हैं, भाईचारे से भी रहना चाहते हैं। मगर वहाँ की जो बीजेपी सरकार है वो हिंदुत्व के जो नाम पर वोट लेती है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम की बुनियाद पर जो है वो काम करती है। जब भी देखें वहाँ किसी भी सतह का इलेक्शन हो तो वो कोई ना कोई ऐसा वाक़या आता है, पुलवामा हो जाए, बम्बई अटैक्स हो जाए, या जो भी अभी हालिया भी जो सूरत हाल हुई कि कोई ना कोई रियासती इंतखाब उनका चल रहा है और उसके बाद जो है उन्हें ऐसे वाक़े की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद फिर वो पूरी जो कैंपेन है, अब जो बिहार के अंदर है वो एक नारे पे बीजेपी कैंपेन कर रही है बिहार और यूपी के अंदर जितने भी हैं कि एक रहोगे तो महफूज रहोगे। मतलब एक रहोगे मतलब हिंदू जितने हैं वो सारे एक हो जाएं, वो सिर्फ बीजेपी को वोट दें, वो कांग्रेस की तरफ ना जाए, वो उसके साथ सपा की तरफ जो है वोट देने ना जाए, और वो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट देने ना जाए, वो सिर्फ बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। तो इस टाइप के स्लोगन्स हैं जो कि साफ पता लग रहा है कि जो है वो उनके क्या अज़ाइम है। अब उसके बाद भारत ने बड़ी जो है वो लगाई, उनका मीडिया जो मीडिया था वो भी इसी तरह जाहिर कर रहा था कि जैसे कोई पाकिस्तान जो है वो कोई बिल्ली का बच्चा है जिसको वो नोच लेंगे और वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। शायद उन्हें इस ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज भी रखता है और बेहतरीन ताकत भी रखता है और बेहतरीन क़ुव्वत भी रखता है, और वो जवाब देने के लिए जो है वो बताएगा कि जवाब किस तरह दिया, और बताया भी गया। उन्होंने अटैक किया, उन्होंने जो ख़ास तौर पर दुनिया के अंदर जो जंगों के असूल होते हैं कि जंगों के असूल में ये होता था कि आबादी को सबसे पहले टारगेट नहीं किया जाएगा, बूढ़ों को, बच्चों को और ख़वातीन को महफूज रखा जाएगा, और तीसरा ये होता है कि किसी भी सतह की इबादत गाहों को जो है उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। भारत ने सबसे पहले आबादी को टारगेट किया, ये जंगी असूल की कवानीन की खिलाफ वर्जी, उसके बाद मसाजिद को, इबादत गाहों को उसने नुकसान पहुँचाया, ये जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी अफवाज ने जो भी उसका जो जवाब दिया वो उनकी जो है वो
उनकी जो मिलिट्री उनकी मिलिट्री जो पोस्टें थी उनको नुकसान पहुंचाए, ना कि किसी भी आबादी को नुकसान पहुंचाए। आपने जैसे राफेल की बात की, राफेल पर जो है वो भारत जो है वो बड़ा अतराता। आप देखें जिस दिन से राफेल गिरे, राफेल के शेयर जो है ना वो बहुत नीचे आए हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है जी? राफेल जो है वो उसकी तारीख में था कि वो कभी भी जो उनका वो जहाज था वो कभी भी गिरा नहीं था आज तक। वो माशाल्लाह जैसे ही नरेंद्र मोदी की फोर्सेस के पास आई तो वो उसका भी कबाड़ा निकल गया। वो इतनी तेजी से गिरे कि वो तारीख हैरान है कि वो किस तरह गिर गए जहाज ना। इसमें तो ये हो गया ना कि हम भी डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम मतलब आप ये देखें कि उनके जहाज धड़ाधड़ गिरते आ रहे हैं। आज अब इतने इस्तेदाद में जहाज गिरे कि आज आप आयरन का रेट देखें ना तो कबाड़ के अंदर जो रेट वो बहुत नीचे आ गई। हकीकतन बता रहा हूँ, जिस दिन से पाक भारत जंग छिड़ी है, राफेल ऐसे कोई मनहूस इस हवाले से साबित हुए हैं कि इसमें कबाड़ का जो रेट है वो 300 रुपए से भी नीचे आया हुआ है। तो आप अंदाजा इससे कर लें कि राफेल जो उनका गरूर था वो हमारी फोर्सेस ने निस्तो नाबूद कर दिया। दुनिया जो है वो पाकिस्तानी फौज को आसमान का बादशाह करार दे रही है। कम वसाइल के अंदर बेहतरीन परफॉर्म किया। कि आप ये देख सकते हैं कि किसी को पता हो कि मैं भारत जैसे मुल्क में जा रहा हूँ, दुश्मन मुल्क में जा रहा हूँ, जहाज में जा रहा हूँ और किसी वक्त मुझे निशाना बना दिया जाएगा, जंगी सूरत हाल है। और वहाँ लोग, वहाँ जो हमारे पायलट्स हैं वो अपने आखिरी खतूत लिख रहे हैं, अपने डेथ वारंट पर जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। ये भी दुनिया ने एक मंजर देखा कि ये शौक शहादत है और ये वतन की मट्टी से मोहब्बत है और वतन की मट्टी पर जो है कुर्बान होने का जज्बा जो है वो किस तरह है। और फिर अल्लाह ताला ने नुसरत दी, अल्लाह ताला ने फतह दी और अल्लाह ताला ने जो है वो बढ़ाई दी कि वो हमारे जो पायलट्स थे वो भारत गए भी सही, उन्होंने उनकी जो मिलिट्री थी बेस थी उनको तबाह भी किया और जो महफूज तरीके से वापस भी जो है वो वतन लौटे। तो इसके बाद जब भारत को अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना सख्त जवाब और इतना फिलफौर जवाब जो पाकिस्तान की जानिब से आएगा, तो फिर उसे यकीनी तौर पर जो बड़े भाई थे डोनाल्ड ट्रंप उनको बीच में अपने डालना पड़ा और उसके बाद जो है उनके ट्वीट पर जो है वो जंग बंदी की। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ भारत जो है वो उनका मीडिया और भारतीय जो फोर्सेस थी, उनके जो रिटायर्ड फौजी जनरल्स थे वो ऐलान कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। हालांकि जो मुल्तान के साथ जो समंदर बहता है उसके ऊपर भी उन्होंने वो फतह कर लिया था। और जो हम मुल्तान में रहते हुए समंदर नहीं देखा, बड़ी और जो कराची पोर्ट था वो भी उन्होंने फतह कर लिया था। हाँ, लाहौर पोर्ट भी जो है उन्होंने फतह करा और चीचा वतरीन के अंदर एक कोई एयरपोर्ट है वो भी उन्होंने तबाह कर दिया था। ये ऐसी चीजें थी, उन जालमों को इतना नहीं पता भी चीचा वतनी के अंदर तो जनरल बस स्टैंड नहीं है, तुमने वहां का एयरपोर्ट तबाह कर दिया। ऐसे मतलब कि क्या कमाल उन्होंने, मतलब आप अंदाजा करें कि एआई टेक्नोलॉजी का एआई टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल अगर कोई किसी ने किया है इस जंग के अंदर तो भारत ने किया। चीचा वतनी एयरपोर्ट तबाह, मुल्तान मुल्तान का सी पोर्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के उससे उन्होंने मनसब से हटा दिया। इस तरह की बेशुमार चीजें, लाहौर के अंदर जो है उनकी फोर्सेस उतर गई थी, सब कुछ हो गया था और उसके बाद वो अब वो ठंडे होकर बैठ गए। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कल से कौम से खिताब कर रहे हैं, मगर जो उसके अपने जो चाहने वाले थे, चूंकि उसने अंधा यकीन दिलाया हुआ था, अब वो भी उससे सवाल करते हैं कि जब आपके अंदर सलाहियत ही नहीं थी, जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, जब आपके अंदर जरूरत ही नहीं थी, जब ताकत ही नहीं थी, तो क्यों लड़े थे? लाहौर में नाश्ता करने की बात, ये लाहौर में नाश्ता जो है इनके बड़े ख्वाब, मगर हमारे पायलट्स ऐसे वो हर बार जहाज भर के नाश्तों का लेकर जाते हैं इनके लिए और फिर जो है वो सही सलामत हमारे जहाज वापस भी आ जाते हैं और इनको हमारे नाश्ते भी हजम नहीं होते। तो ये सूरत हाल है कि पाक भारत के से। मगर चूंकि जिससे मैंने पहले कहा, वो राफेल वाले पकोड़े खाए आपने? राफेल वाले पकोड़े? नहीं, वो उस राफेल के शेप के जो पकोड़े बन रहे हैं आजकल नहीं, वो भी मेरी नजर से नहीं गुजरे। मैं खाना जरूर चाहूंगा कि अगर वो मिले। कम से कम राफेल जो है वो कबाड़ में बिक रहा है, अगर किसी ने लेना हो तो वो 300 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो बात वही है कि दुश्मन तरफ हो और जो है वो हमारी चूंकि क्योंकि हमसाये में भी वो है और कमजर्फ भी है और वो साजिशी भी है, तो उसकी साजिशों पर और उसकी कमजरफी पर जो है वो नजर रखना चाहिए। उसने राफेल तो तबाह करवा लिया। अब वो उसने कल ऐलान किया कि अब भारत इतनी बड़ी कामयाबी के बाद मेड इन इंडिया लॉन्च करेगा, मतलब वो अपने मिसाइल बनाएगा। आप अंदाजा करें जिससे फ्रांसीसी नहीं चल रहे उससे नहीं कर। हमारे यहाँ तो हमने तो वो चाइना का माल बड़ा हल्का कहते हैं ना, तो वो बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अभी तो हमने चाइना का माल चलाया अभी तो हमने अपना इस्तेमाल जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बना के दिया हुआ वो तो अभी सेफ पड़ा हुआ है। वो तो बहुत जरूरत, बारी अभी अगर आप करेंगे तो उसकी बारी जरूर आएगी।
उस्मान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। लिंक सड़कों की तामीर की अगर बात कर ले तो उनका आगाज शहर में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा कि कब तक चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसका ये एक बहुत बड़ा उनका एक हमारा जो है वो ये प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा एक ये चीज़ है कि जो जब रोड आपके अच्छे होते हैं तो उससे आपकी जो है वो मैशियत को भी बड़ा फ़ायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा अब लोगों को बड़ी जो है वो आसानी होती है। तो मरीम हमारी जो सीएम साहिब हैं मरीम नवाज़, वो इस मामले पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं कि जो जितने भी दही इलाकों की लिंक्स रोड्स हैं उनको वो डेवलप करें। और इंशाल्लाह मैम ये कोई इतना कोई अब देखेंगे कि जैसे 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 अब हमारे ये मुल्तान विहाड़ी रोड है ये भी कोई साल एक में मुकम्मल हो जाएगा। और जो है जो छोटी लिंक्स रोड हैं वो तो साथ साथ बन भी रही हैं और उन पे काम भी हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी रोड्स होती हैं तो आपका जो है वो ज़मीनों की जो रेट्स हैं वो भी अगर कहीं पे रोड अच्छी लिंक रोड बन जाती है तो रेट ज़मीनों के रेट्स भी जंप कर जाते हैं, लोगों की जो है वो आमदोरफ्त आसान हो जाती है और लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैम आपने देखा होगा कि जो हमारी सीएम साहब हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, वो उन्होंने बिल्कुल वो इस पे काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं इस पर। बिल्कुल, नो डाउट सीएम साहिबा बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और हार्ड वर्क हैं। अगर तालीमी मैदान में देखें तो वहाँ पे भी उनकी बहुत सारी खदमात हैं जो अभी वो देख रही हैं और बड़ा फास्टली काम कर रही है, नो डाउट। इसमें मुस्लिम लीग लॉबिंग की हम बात सुनते हैं कि जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी आती है तो लॉबिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में अभी से ही पार्टी टिकट हासिल करने के लिए लॉबिंग का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैम मुझे तो इस चीज़ का कोई वो इल्म नहीं है, लेकिन वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो पार्टी टिकट को वो ले। और क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी है और हर बंदा इस ख्वाहिश में होता है कि मैं ठीक है। जुनैद साहब से पूछ लेते हैं इसमें कितनी हकीकत है, क्या चीज़ है? बिल्कुल, मुल्तान शहर का हल्का है, हल्का NA 149। चूँकि यहाँ से मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे जहांगीर खान तरीन, चूँकि वो यहाँ से शिकस्त से दो चार हुए और उसके बाद उन्होंने सियासत को भी खैर बात कह दिया, उसके बाद से ये हल्का खाली है। तो इस वक्त जो है इस हल्के के ऊपर काफ़ी बड़े और अहम लोगों की नज़रें हैं जो कि अभी से इस हल्के पर नज़रें जमाए हुए हैं। शेख तारिक रशीद जो इस हल्के से पहले टिकट होल्डर रह चुके हैं, वो जो है ख्वाहिशमंद हैं कि उनको दोबारा इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। इसके साथ साथ साद खुर्शीद कांजू हैं जो कि डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, और अब्दुर्रहमान खान कांजू जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं उनके कज़न हैं। तो वो इस हल्के से इंटरेस्टेड हैं चूँकि उनका घर भी इसी हल्के में है और वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर अख्तर मलिक हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के से अभी उन्होंने इलेक्शन सूबाई असम्बली का लड़ा और वो कामयाब नहीं हो सके, जबकि वो तहरीक इंसाफ के जो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो MP भी रहे और सूबाई वज़ीर तवानाई रहे। तो वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो और भी बेशुमार उम्मीदवारान हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो अभी जो सूरत हाल हुई कि ये हमें देखने में आया कि पाक फौज के हवाले से जो इजाज़त यकजहती के लिए जो रैलियाँ मुख्तलिफ जिनका इनकाद किया गया तो उसके अंदर भी शो ऑफ पावर किया गया। शेख तारिक रशीद साहब ने आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम किया और पाक फौज से इज़हार यकजहती की। उसी दिन मुस्लिम लीग नून के साद खुर्शीद कांजू जो कि हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, वो और सैयद बाबर शाह जो कि सूबाई हल्का 216 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं, उनकी जानिब से भी नवा शहर चौक से इंपीरियल चौक तक जो है वो पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। बिलाशुबा वो एक बड़ी रैली थी, बड़ी तादाद में वहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ साथ आम शहरी भी शरीक होते हुए नज़र आए, ख़वातीन भी मौजूद थी। तो जहाँ पर यह पाक फौज से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी था, वहीं पर दूसरी जानिब शो ऑफ पावर भी था कि किसके साथ कितने लोग और किसके साथ किसको हमायत हासिल है। तो ये मुल्तान शहर का तो एक हल्का हो गया कि यहाँ पर जो ख्वाहिशमंद है। अब उसके साथ साथ बात की जाए तो दीगर हल्कों की, अहमद हुसैन ढेर साहब का जो हल्का है वहाँ पर भी अहमद हुसैन ढेर साहब उम्मीदवार हैं और उसके साथ साथ टिकट होल्डर भी हैं। फिर सिकंदर बोसन है, वो दोबारा एक्टिव होना चाहते हैं, उनके भाई शौकत बोसन हैं, वो वहाँ से
दोबारा जो है वो मतलब उनकी है। इसके साथ साथ अब्दुल गफ्फार डोगर साहब के हलके के अंदर भी अब्दुल गफ्फार डोगर साहब और डॉक्टर अख्तर मलिक जो है वो बज़ाहिर एक पेज पर लगते हैं, मगर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो एक पेज पर नहीं है। दोनों शख्सियात के अंदर इख्तलाफात भी मौजूद हैं और वो अगले इलेक्शन में हो सकता है कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों। तो चूंकि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात भी है, हुक्मरान जमात भी है, और उसके मुकाबले में बाकी मुल्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ थी वो मौजूद नहीं है, वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो आपसी इस वक्त जो है वो खलफशार का शिकार है। आपसी तकसीम, टिकट की तकसीम के हवाले से आपस में वो लगे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो या एक तहारुक भी उसके अंदर पैदा इसलिए हुआ है कि कम से कम जो वर्कर्स हैं उनकी अब रसाई आसान हो गई है अपनी लीडरशिप तक, कि कम से कम जो टिकट होल्डर्स हैं या जो MPs MNAs के उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो अब जो है वर्कर से रब्ता कर रहे हैं, शहर में एक्टिव भी हो रहे हैं। अभी कुछ अरसा कबल जो है वो साद खुर्शीद कांजू की जानिब से एक इस्तकबालिया भी दिया गया, जिसके अंदर आप देखें कि 3 जो वज़रा हैं वो एक साथ जो है वो मुल्तान आए, जिसमें अब्दुर्रहमान कांजू मुल्तान आए, अवैस लगारी मुल्तान आए, और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है मलिक अहमद खान वो मुल्तान आए। और उसके बाद जो है उनके लिए इशाइये का भी एहतमाम किया गया साद खुर्शीद की जानिब से सर्किट हाउस के अंदर। तो वहाँ भी पार्टी कारकुनान को इज्जत दी गई और एक बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान थे, वो इशाइये में भी शरीक हुए। उन्होंने अपने रहनुमाओं से जो अपनी लीडरशिप थी, वज़रा थे, उन्हें अपने मसाइल से भी आगाह किया, उनके साथ तस्वीरें भी बनाई। तो कारकुन को किसी न किसी सूरत इस सूरत हाल के अंदर वो खुश इसलिए दिखाई देता है कि उसको पूछना शुरू कर दिया जा रहा है। जब ज़्यादा लीडर्स होंगे, ज़्यादा बड़ी टिकट की फाइट होगी, तो उसमें कारकुन को जो है वो एज मिलेगा कि उसकी बात भी सुनी जाएगी और उसके मसाइल भी हल होंगे और वो अपने आप को बेहतर पाएगा। ठीक हो गया। उस्मान साहब, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी की अगर अब तक की बात करें साउथ पंजाब में, तो क्या कहेंगे, क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने देखा कि कारकर्दगी बिल्कुल जो है वो हेल्थ के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और जो है वो अपने पहले जैसे जिक्र आपने खुद किया, एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है। तो असल में आपने देखा होगा कि जो हमारे पंजाब में जो है, या जनूबी पंजाब कर लें, उसमें जो है वो जो मरीम नवाज़ हैं, जो CM साहिब हैं, उनका जो है वो मुतवस्सित तबके के लिए बहुत ज़्यादा उनके इक़दाम हैं। महंगाई के ऊपर बहुत काम कर रही हैं वो, कि जो है जो लोग हैं वो उनको महंगाई से किस तरह से उनको किया जाए। तो मैम बस ये है कि अपना मसाइल भी हैं, और लेकिन काम भी महंगाई तो अभी भी है। अगर महंगाई की बात कर लें तो वो तो अभी भी है, मतलब इस तबके को अभी भी रिलीफ नहीं मिला। मैं आपको छोटी सी मैं आपको ज़ाती एक मिसाल देता हूँ। जुनेद भाई भी बैठे हैं, इनको ये मेरी बात को सेकंड करेंगे। देखें, महंगाई का यहाँ तक है कि जो अब जो गरीब जो है जो था, अब मैं जुनेद भाई भी, हम लोग ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता है। हम लोग जो हैं वो हमारा छोटा मोटा ज़राई थोड़ा सा वो होता है। अब हमें पता है कि जो गंदम है वो गवर्नमेंट ने उसको किस तरह से उसके जो रेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ के जो अपना जो है वो उन्होंने हम नुकसान हमें तो नुकसान हुआ, लेकिन वो ये है कि गरीब जो हैं लोग, उनको सस्ती से सस्ती गंदम दी। और इस दफ़ा मैंने खुद देखा कि जो लोग थे वो इस तरह बड़े खुश थे, इस दफ़ा गंदम ले रहे थे कि यार गंदम बड़ी सस्ती है। और लोगों को मैंने नहीं देखा, पहले लोग जो होते थे वो गंदम के टाइम, जब ये गंदम के टाइम आता है तो जो बहुत ज़्यादा मतलब कि जिनको अपना वो बड़े परेशान होते थे। लेकिन हाल में हमने किसान को तो नाखुश देखा ना, बस किसान भी तो उसी तबके में आता है। वो ये हुआ ना कि वही बात है कि किसान जो है वो हुआ, इवन कि हम लोग भी जो ज़राअत से वो बसते हैं, हम लोग वो, लेकिन गरीब को मैंने देखा वो खुश है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें है उसमें ये खान साहब की बात को सेकंड करें कि ये जिस तरह आपने कहा कि महंगाई है, यकीनी तौर पर है, और ख़ास तौर पर खान साहब कहते हैं कि महंगाई के रेशियो में कम है। तो ये मसनूई एक वो इसको कम किया गया। मसनूई किस तरह कम किया गया कि एक तबका जो कि पाकिस्तान का 70% तबका है, जो किसान कहलाता है, उसकी गर्दन पर छुरी इस तरीके से चलाई गई है कि उसके तो अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। अब आप मुझे बताएं, आज प्याज जो है वो मार्केट में 20 रुपये किलो है, टमाटर 15 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, गंदम जो है वो इस टाइम 2000 से भी नीचे आ गई है। तो ये किस तरह किसान को
फ़ायदेमंद साबित होगा। अब प्याज जो है मार्केट के अंदर इस टाइम जो है 20 रुपये है, किसान के खेत से 5 रुपये किलो में परचेज़ किया जा रहा है और 5 रुपये किलो में सिर्फ और सिर्फ उसका प्याज की जो पनीरी जो लगती है ना वही उसकी कास्ट पूरी नहीं करती इस रेट के ऊपर। अच्छा वो भी जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा सिर्फ जो प्याज को काश्त की उसकी जो पनीरी है उसके ऊपर ना। अच्छा तो अब दूसरी ये सूरत हाल के गंदम आज जो है वो 2000 रुपये से भी नीचे आ गई है। तो ये किसान को ज़िबा किया। एक तरफ कहा जाता है कि गंदम सस्ती होने से आम आदमी को फ़ायदा होगा, आम आदमी को कहाँ फ़ायदा हो रहा है। आज भी तंदूर पे जो है वो 20 रुपये से 25 रुपये में रोटी मिल रही है, जिसको रोटी कहा जाता है और कागज़ नहीं कहा जाता। अच्छा उसके साथ साथ अगर आपने ठीक है आपने गंदम हुकूमत ने सस्ती कर दी, ठीक है जी, चलें जी, किसान की गर्दन पे आपने छुरी चला दी, उसको ज़िबा कर दिया, उसको फायर मार दिया, होगी बात। अच्छा अब क्या आम आदमी ने सिर्फ रोटी ही खानी होती है? क्या आम आदमी ने कपड़ा नहीं पहनना? आज कपड़े का क्या रेट है? क्या आम आदमी ने पेट्रोल नहीं डलवाना? उसने वो पेट्रोल का आज क्या रेट है? क्या आम आदमी ने बिजली नहीं इस्तेमाल करनी? आज बिजली का क्या रेट है? क्या आम आदमी चीनी नहीं खाता? चीनी का आज क्या रेट है? क्या आम आदमी घी नहीं इस्तेमाल करता? घी का क्या रेट है? मतलब आप ये देख लें कि ये सारी सूरत हाल है। क्या आम आदमी सिर्फ रोटी पर ही जिंदा है? कहने का मकसद ये बज़ाहिर सिर्फ एक तबके की जो ज़िबा करके एक मसनूई तौर पर जो है महंगाई की रेशो कम की गई है, मगर आज जो ज़िम्मेदार है, जो एग्रेरियन है, वो रो रहा है। इस सब ये सूरत हाल है कि उसके पास अगली फसल काश करने के पैसे नहीं है, क्योंकि जो गंदम की फसल उसकी जो पर एकड़ जो उसको मिलता था वो उसको मिल नहीं रहा, तो उस वजह से वो अब अगली फसल काश करने में किसान खुशहाल होगा, खुश होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, ये बात समझने की जरूरत है। उस्मान साहब, हमने देखा कि बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पार्टी रहनुमा होते हैं, आपस में तलख कलामी चलती रहती है, लेकिन मामलात बेहतर भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपने ये सब करना होता है। हमने सुना कि साबिक सूबाई वजीर जो हैं चौधरी अब्दुल वहीद दराई साहब और इसी के साथ साथ शेख तारिक रशीद, उनकी काफ़ी तलख कलामी हुई है। बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची और कहाँ पे ख़त्म हुई भी कि नहीं? अब आपने एक ये चीज़ रखी है तो मैं इसमें, क्योंकि मेरा दोनों के साथ बड़ा, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। तारिक रशीद साहब भी उनके साथ भी हमारे बड़े पुराने ताल्लुक़ हैं और वहीद दराई साहब भी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूं तो बेहतर है। मुझे आप इसमें थोड़ा सा वो ठीक है, जुरैर साहब से पूछ लेते हैं जी। हमारे भी ताल्लुकात ठीक है, हम थोड़े से खराब कर लेते हैं। ये यकीनी तौर पर जहाँ पर कि मुल्तान की सियासत एक रख रखाव की सियासत है, ठंडे लोगों की सियासत है और लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिक्स होती है वो ठंडे मिजाज के साथ और बर्दाश्त के साथ चलने का नाम होता है। मगर कुछ हमारे जज्बाती सियासी रहनुमा भी हैं जिससे तल्ख कलामी जो है वो बढ़ती है और जो है वो एक किस्म की गर्मी का जो पहलू है, गर्मा गर्मी का, वो बीच में आता है। तो चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर नौजवान राना मशहूद अहमद जो है वो मुल्तान आए थे और राना मशहूद साहब ने अपना मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद रात का जो खाना है वो साबिक मुशीर वज़ीर आज़म अपना अब्दुल गफ़ार डोगर की रिहाइशगाह पर जो है वो तनावल फरमाया था। और इसके बाद जो है गुफ्तगू के दरमियान उन्होंने बताया कि इसके बाद जो है वो चौधरी अब्दुल वहीद दराई के घर जाएंगे और उन्होंने भी दोस्तों के साथ चाय का एहतमाम किया हुआ है। इस पर 3 शख्सियात जिसमें अब्दुल गफ़ार डोगर साहब थे और शेख तारिक रशीद साहब थे और सलमान नईम साहब थे। तो इन्होंने यकजुमा होकर कहा कि चौधरी अब्दुल वहीद दराई ने मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की है आम इंतखाबात में, और इसमें जावेद अख्तर अंसारी साहब भी मौजूद थे मगर वो खामोश रहे इस दौरान ना। तो उन्होंने मुखालफत की है तो वहाँ आपको किसी भी सूरत नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने इस बात पर उनको राज़ी किया कि वो आप वहाँ नहीं जाएंगे। इस सवाल से जब चौधरी वहीद दराई साहब पहले उनसे राब्ते में रहे और फिर अचानक उनके सेक्रेटरी का उनको फ़ोन आ जाता है कि राना मशहूद साहब जो है वो अब आपकी तरफ नहीं आएंगे और वो होटल जा रहे हैं, रात को क़याम वो अपना होटल में करेंगे। तो इस हवाले से चौधरी अब्दुल वहीद दराई साहब ने भी अपनी गाड़ी खींची और वो एक निजी होटल पहुँच गए जहाँ उनका क़याम था राना मशहूद साहब का। और राना मशहूद साहब की और उनकी जो है वो होटल की एंट्रेंस पे जो है वो मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपने मुझे वक्त दिया था और आप क्यों नहीं आए मेरे पास। तो राना मशहूद साहब ने उन्हें कहा कि मुझे तो सूरत हाल का नहीं पता था। और तारिक रशीद साहब चूँकि वहाँ मौजूद थे, तारिक रशीद साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तो इन्होंने सूरत हाल बताई। जिस पर तारिक रशीद साहब ने राना मशहूद साहब को कहा कि मैंने तो आपको कोई बात नहीं की। तो चौधरी वहीद दराई और तारिक रशीद के दौरान जो है वो तल्ख कलामी हुई। चौधरी वहीद दराई ने तारिक रशीद साहब पर
जो है वो सख्त जुमलों का जो है वो उनके ऊपर उनको कहा, जिस पर जो है वो तल्ख कलामी पड़ी, जिसके बाद राना मशहूद जो है वो इस तल्ख कलामी को देखते हुए पहले तो रोकने की कोशिश करते रहे, मगर नहीं रुके, तो उसके बाद वो अपने कमरे में, होटल के एंट्रेंस से गुजरते अपने कमरे में चले गए, जबकि तारिक रशीद साहब और चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब के इस दौरान सपोर्टर्स जो है उनको भी कॉल कर दी गई और कि वो जल्द से जल्द होटल पहुंचे। तो आप अंदाज़ा करें कि एक साबिक रुकन कौमी असम्बली है और एक साबिक सूबाई वजीर है, और वो गली मोहल्लों में जिस टाइप की लड़ाई होती है, और वो टीन एजर्स की जो लड़ाई होती है कि वो दोस्तों को बुलाया जाता है कि लड़ना है, और वो इस तरीके से जब होटल इंतज़ामिया ने देखा कि ये तो होटल की बदनामी भी है और साथ साथ जो है वो होटल के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो है ज़्यादा सूरत ख़राब होगी, तो उसके बाद होटल इंतज़ामिया ने दोनों रहनुमाओं की जो है मौके के ऊपर जो है उनको अलहदा किया, दोनों की मिन्नत समाजत भी की, जो मुमकिन था वो सब किया, और दोनों को अलहदा रास्ते से जो है वो होटल से बाहर रवाना किया, जिसके बाद जो है ये दोनों कायदीन जो है वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इसके बाद जो है दोनों ने अपने अपने डेरों पर अपने कारकुनान के साथ या अपने जत्थों के साथ जो है वो वीडियोस भी बनाई कि वो ताकत का इस्तेमाल कर लेते अगर थोड़ा सा और उनको मौका मिलता। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो मुल्तान की जो सियासत है वो एक तहम्मुल मिजाजी की सियासत है, एक रख रखाव की सियासत है। इस खित्ते से बड़े लोग पैदा हुए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान इसी खित्ते से है, यूसुफ रजा गिलानी हो, जावेद हाशमी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, लियाकत बलोच हो, और ये सारे जो लोग हैं ये हमारे इसी खित्ते से ही जो रहे हैं। तो जहाँ पर एक रख रखाव की और अपनी एक जो खुशी गमी की सियासत है, आप देखें बहुत से ऐसे सियासत, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बारे में मशहूर था कि उनका जो सियासी तौर पर जो मुखालिफ तरीन शख्स होता था वो भी मशवरे के लिए, ज़ाती मशवरे के लिए रात शाम को नवाबजादा के पास मौजूद होता था। उन्हें एक ताल्लुक था कि आप सियासत करते थे मगर आप खुशी गमी में भी शरीक होते थे, एक दूसरे से एहतराम का रिश्ता भी होता था, मशवरा भी करते थे। तो ये एक रख रखाव वाला एक खित्ता था। मगर अब ऐसी जो चीज़ें आती हैं तो वो एक यकीनी तौर पर एक कलंक साबित होता है कि मुल्तान के अंदर भी अब ऐसी सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मगर पार्टी क़यादत ने भी और इसके साथ साथ जो पार्टी मकामी लीडरशिप थी उसने भी इस बात को जो है वो कंडेम किया और इस बात की जो है वो मजम्मत की है। बिल्कुल। सर, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, यही मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, और हमारे माशरे में भी इस टाइम काफ़ी अफरा तफरी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि तहम्मुल रहें और पाकिस्तान होने पे फ़ख्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें हर टाइम कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे मुल्क में पैदा किया कि जहाँ हम अपना इबादत हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा सारा, इसका हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना अल्लाह का शुक्र अदा करें। जुनैद, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, आज़ाद खित्ता है, हम अपनी आज़ादी से यहाँ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर मसाइल भी हैं मगर इन मसाइल को हम सब ने पॉजिटिवली हल करना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारे मसाइल भी हैं, और पाकिस्तान है तो उसका हल बिल्कुल। इसी में हम ये भी कहना चाहेंगे कि बड़ा ज़रूरी है कि जब भी मुल्क के हालात ऐसे हों या ना हो, आपको हमेशा एक पेज पे रहना चाहिए, आवाम के फलाह बहबूद के बारे में सोचना चाहिए, अपनी सियासत में रहते हुए आवाम और उनके इंटरेस्ट को नहीं भूलना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। बात करेंगे क्योंकि एआई का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें एआई के आने से तब्दील हो रही हैं जिनकी पहले बहुत सारी वर्ड थी, अब कमाने के अंदाज भी बदल गए हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी एजुकेशन सेक्टर में देख लें तो वहाँ पर एआई काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स में एआई काम कर रहा है। इसके आगे क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, कितने इंपॉर्टेंट समेटने वाले और क्या क्या डायनामिक्स चेंज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा सुहेल तुफैल साहब ने, ब्रेन कोचिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। क्योंकि एआई आ चुका है, एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर हम बात करें फील्ड्स की कि कौन से पेशे, कौन से प्रोफेशन आगे जाके जिनकी थोड़ी सी हाइप होगी या जो ज़्यादा मुस्तकबिल में ज़्यादा जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन से हैं? देखिए,
दुनिया की डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, लेकिन हम लोग जो हैं वो चंद पेशों तक, किसी भी अगर आम पाकिस्तानी को पूछें तो वो 5 से ज़्यादा पेशे जो है वो नहीं बता सकता। वो कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, चंद पेशे बता सकता है, मैक्सिमम 5-6। दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोफेशंस बहुत सारे आ गए हैं। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, गेमिंग है, आईआर है, और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो जदीद हैं, जैसे डेटा माइनिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मतलब आम आदमी को नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे नौजवान जो है उन पेशों में जाएं जो प्रोफेशंस ऑफ द फ्यूचर हैं, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो शानदार हो। और उसमें लोकल सिनेरियोज को भी हमें देखना चाहिए और इंटरनेशनल सिनेरियोज को भी देखना चाहिए। जैसे आईटी की जो नई नई फील्ड्स आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, जिसमें एक जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब उसमें देखें कि डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इंटरनेट सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है। जैसे हमारा अभी जो भारत से लड़ाई हुई है और उसके अंदर कैसे हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें एडवांटेज दिया है कि उनके साइट्स को हमने जैम करके और हमारे तैयारे गए और हमारे जो मिसाइल्स हैं उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके, बावजूद इसके कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। बट हमने इंडिजीनियस डेवलपमेंट की और सारी आईटी बेस्ड थी, तो उसमें हमने एक एडवांटेज लिया। जब तक हमारे पास वो प्रोफेशन नहीं होंगे जो फ्यूचर के प्रोफेशन है, तो तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये भी चीजें हैं ना कि ये सारी मशीनरी है, एआई है, ये तमाम चीजें इंसान को कहीं ना कहीं उसकी जॉब को मुतासिर कर रही हैं। देखें, ये एक जो है लिमिटेड विजन की परसेप्शन है कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। जॉब्स चेंज होंगी, उनकी नेचर चेंज होगी। मतलब अभी आप बात करते हैं लिटरेसी की कि जी पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन आगे बात होगी डिजिटल लिटरेसी की कि आपको डिजिटली पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो डिवाइसेस हैं उनको कैसे यूज़ करना है। अब से आज से 20 साल बाद पहले जाएं तो जो फ़ोन्स थे वो सिंपल थे। अब वो स्मार्टफोन जो है इट इज़ लाइक अ मिनी कंप्यूटर। तो हम जब तक हम जो आने वाली मशीनें हैं, जो आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी और उसके बारे में हम नहीं सीखेंगे, उसमें हम एक्सपर्ट्स नहीं पैदा करेंगे, तो हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जरूरी है कि एक्सपर्ट हो। अच्छा, ये चीज लोगों के दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगी। जी बिल्कुल, चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। जॉब की नेचर चेंज हो जाएगी। जो मैनुअल वर्क है, जो ऑटोमेटिक वर्क है, वो मशीन्स के पास चला जाएगा। जो बिल्कुल सिंपल डिसीजंस हैं वो मशीन्स करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे। और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जहाँ क्रिएटिविटी चाहिए, जहाँ इनोवेशन चाहिए, जहाँ इजाद चाहिए, वो सारे डिपार्टमेंट्स हमेशा इंसानों के लिए खुले रहेंगे। कोई भी मशीन क्रिएटिविटी नहीं कर सकती। किसी मशीन की, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इमोशन नहीं होता। ये तो हम इंसानों ने उसको आगे लेके जाना है। क्रिएटिविटी के सारे शोबे आपके लिए खुले रहेंगे। उस एआई को इंस्ट्रक्शंस भी तो इंसानों ने देनी है, उस एआई को ट्रेन भी तो हम इंसानों ने करना है। तो उस फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए होंगे। हमें उसके साथ फ्यूचर विजन चाहिए, हमें उसके साथ अब सीखने का अमल अपना बढ़ाना चाहिए कि जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको कूप कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह भी बात करते हैं कि जो आज से 5-7 साल 10 साल पहले के पढ़े हुए हैं, तो वो जिन फील्ड्स में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ ली, अपनी डिग्रीज ली, तो वो थोड़े से परेशान है कि हमारा तो फिर ये है कि आगे जाके हमारा तो बिल्कुल वक्त ख़त्म हो जाएगा, हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी एक्सपर्टीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ज़माने के साथ साथ बदलना पड़ेगा। अब तो एआई आ गया तो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स भी खुल गए हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो उनके लिए क्या है? नहीं, ये भी जो है एक खौफ है, परसेप्शन है। देखें, अब इस दौर में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक डिग्री लेके निकलें और आप उसके बाद कोई ना पढ़ें। अब तो कॉन्सेप्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है
कि आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। लोग तीसरे चौथे प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल हैं, यानी जिन्होंने अकाउंट पढ़ा था अब वो आईटी में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी थी अब वो टेलीमेडिसिन में चले गए हैं और एआई बेस्ड मेडिसिन पे चले गए हैं। उन्होंने सीखा है तो वो उसमें आगे जा रहे हैं ना। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, प्लस अपने स्किल बढ़ाने पड़ेंगे। जो एजुकेशन हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन आ रही है उसके अंदर स्किल्स गैप है बहुत बड़ा। उसके अंदर आप वो किताबें तो पढ़ा देते हैं लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स नहीं सिखाते। वो आपको मार्केट से सीखने हैं, वो आपको लाइफ लॉन्ग सीखने हैं। तो आप जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जॉब्स खत्म हो जाएं। नेचर चेंज होती है जॉब की। अगर आप रिजिड हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, आपकी लर्निंग पर्सनालिटी है तो आप ग्रो करते हैं। जैसे वो एक कोट है किसी का कि जी इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी वो लोग होंगे जो अनलर्न नहीं कर सकते, रीलर्न नहीं कर सकते। सिर्फ लर्न करना काफ़ी नहीं है, जब नई रियलिटीज़ आ जाती हैं तो आपको पुरानी को अनलर्न करना पड़ता है और फिर नई रियलिटीज़ के साथ रीलर्न करना पड़ता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमारी तो ट्रेडिशन भी है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक जो है आपको सीखते रहना है। तो हमारा तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है लर्निंग का। हमें उस ट्रेडिशन को लेके और जो जदीद नॉलेज है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, जब तक हम ज़माने के साथ साथ अपने आप को नहीं बदलते रहेंगे, तब तक फिर जाहिर सी बात है हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, बहुत आगे की तरफ जा रहा है। हमें भी उसी के साथ उसी रफ्तार में चलना है ताकि चीज़ों को समझ सके। और ये जो खदशात हैं कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी एआई के आने से, तो जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एआई है उसको भी तो किसी ने ऑपरेट करना ना, तो वो इंसान ही है, उसका सिस्टम भी तो किसी ने देखना ना, तो वो तो इंसान ही है। तो इसी तरह चीज़ें बदल जाएंगी, ये एक खौफ है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर एआई इंसान की सोच जितनी सलाहियत रखता है खुद सोच सकता है? नहीं, एआई जो है इट इज़ अ सिंपल रोबोट। उसके बारे में जो हमारी परसेप्शन है कि शायद एक जो मूवीज़ में भी पेश किया जा रहा है तस्वर के इंसानों को टेक ओवर कर लेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वो जो डाटा उसके अंदर फीड है, जो उसको इंटरनेट से डाटा मिला हुआ है, जो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती, वो उस पर लिमिटेड है। वो एक लिमिटेड सोच रख सकता है बिकॉज वो एक डिजिटल मशीन है, वो एक बाइनरी मशीन है। वो येस और नो, 0 और 1 से बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्रिएट कुछ नहीं कर सकता। जो डाटा उसके अंदर फीड किया गया है उसको सेलेक्ट करके आपको एक बेहतर सोल्यूशन दे सकता है। बियॉन्ड द बॉक्स कभी नहीं जा सकता एआई। बियॉन्ड द बॉक्स जाने के लिए ह्यूमन माइंड की ज़रूरत है और ह्यूमन माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत है। मे भी आज से 10 साल बाद एआई से भी ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ आ जाए और उसको ह्यूमंस लेके आएंगे। तो हमें बिल्कुल जो है वो खौफजदा नहीं होना चाहिए एआई से। और एआई के एप्लीकेशंस हैं लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं एआई की, कि सर्टेन लेवल से आगे एआई नहीं जा सकता। और उसके जो डाटा फीड है वो उस डाटा बाउंड है कि उस डाटा में से उठाएगा और उस डाटा को किसने इनपुट करना है वो ह्यूमंस ने करना है, उस डाटा को प्रोड्यूस किसने करना है ह्यूमंस ने करना है। इसलिए कई एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर एआई जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जो तकरीबी जहन के हुए और उन्होंने रॉन्ग डाटा उसको फीड किया तो फिर रॉन्ग रिजल्ट निकलेंगे। तो इसके लिए हमें इक़दामात करने की ज़रूरत है कि उस पर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाएं, ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स किए जाएं कि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, नेगेटिव यूज़ ना हो। एआई को लाया भी तो इंसान है ना, उसके अंदर चीजें भी तो इंसान ने पुट की हैं, उसके बाद फिर इंसान ही परेशान है कि यह खुद से ना वर्क करने लग जाए। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज तो ऐसी है कि जिसपे वो कहता है कि ये खुद से ना वर्क करने लग जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि एक जगह 2 रिपोर्ट्स थे, वो एक रिपोर्ट दूसरे रिपोर्ट के पास जाता है, कुछ डिस्कशन करता है, फिर वो उसके अगेंस्ट काम करता है जो कि उसके अंदर फिट किया गया था, वो सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये एक चीज़ सामने आई थी जिस पे लोगों ने कहा कि अगर ये खुद से सोचने लग जाएगा तो जो हमने डाटा पुट किया है वो उसके अगेंस्ट जाएगा, फिर तो चीज़ें ख़राब होंगी। देखिए अभी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में उसका लिमिटेड स्कोप है, वो आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन से बाहर जा नहीं सकता। हाँ, इंस्ट्रक्शन गलत दी जाए तो फिर उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। वो एक रोबोट है,
ठीक है। ऑन अ लाइटर मोड जो है वो मैंने एआई से सवाल किया कि आपके जज्बात हैं। उसने कहा मैं तो रोबोट हूँ, मेरे क्या जज्बात होंगे, मेरे कोई जज्बात नहीं है। आप मुझे सवाल पूछें जो पूछना चाहते हैं, तो मैं उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है। तो जो ये है वो साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन में तो हमने इतनी सारी चीज़ें फ्यूचर की बना दी और कहा कि मशीनों की हुकूमत हो जाएगी, दुनिया में तबाही आ जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी और हम चांद पे या और सैयारों पे चले जाएंगे। तो कहानी बिल्कुल और चीज़ है, रियलिटी बिल्कुल और चीज़ है। रियलिटी ये है कि एआई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको यूज़ किया जाना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों के में हमें आसानी कर देगी, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि एआई की अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो अब जो कुछ उसे फीड किया गया उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। ठीक है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि एआई खुद से वर्क करेगा, खुद से वर्क वो नहीं कर सकता और जो उसका बॉक्स उससे बाहर नहीं जा सकता। जो चीज़ उसमें सिस्टम सेट किया गया है वो उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए काम करेगा। सर, एआई को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस शोबे में? हर शोबे में एआई का इस्तेमाल काबिले दीद है, हम देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर शोबे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप कोचिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स, आप कैमरा कंट्रोल्स, आप मूवी मेकिंग, जहाँ जहाँ ऑटोमेटेड फंक्शन है, जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी नहीं है, वहाँ आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। से अगर आप पहले जो है वो एक्सचेंज होता था और टेलीफोन ऑपरेटर होता था जो जवाब देता था, अब एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो आप ऑटोमेटेड कॉल जो है डाइवर्ट होगी, अब कस्टमर सर्विस में जाना है कस्टमर सर्विस में चला जाएगा, अगर उसने सेल्स में जाना है सेल्स में चला जाएगा और वहाँ भी ऑटोमेटेड तरीके से वो जवाब देगा। उस चैटबॉट को जवाब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो इनपुट किए हुए, आप वो सवाल करेंगे वो उसका जवाब फौरन दे देगा। ठीक है। उसके लिए वो 24/7 अवेलेबल है। हाँ, जब वो उससे बियॉन्ड हो जाएगा तो वो फिर कहेगा कि आई एम सॉरी कि ये मेरा डेटाबेस में नहीं है और मैं आपको ह्यूमन की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ जो उसका जवाब देगा। ठीक हो गया। बिकॉज वो उससे बियॉन्ड नहीं सोच सकता। ठीक हो गया। सर, आपने कहा हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे फील्ड जिस पे एआई अभी तक काम नहीं कर रहा? देखिए, जो भी फील्ड्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे जो है रिसोर्सेज आ रहे हैं हमारे पास, तो एआई का यूज़ बढ़ रहा है। मे बी फ्यूचर में जो है मेडिसिन में भी चला जाए। अभी मेडिसिन में इतना बड़ा यूज़ नहीं है, इक्विपमेंट में तो है, लेकिन फ्यूचर का डॉक्टर मे बी एक एआई रोबोट हो जो आपकी सारी हिस्ट्री उसके पास हो और आप कहेंगे जी ये मेरी जो है सिम्टम्स हैं और वो आपसे चंद टेस्ट लेके आपको मेडिसिन खुद ही स्पेसिफाई करा दे, बजाय ये कि आप जो है डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब 1 मिनट आपको दें। वो एआई जो है वो उसी 1 मिनट में वो सारी आपकी हिस्ट्री एनालाइज कर लेगा और डेटाबेस में से निकाल लेगा। पॉसिबल क्या बीमारियां हो सकती हैं वो निकाल लेगा, पॉसिबल क्या मेडिसिन हो सकती हैं और किस मेडिसिन का जो है क्या इफेक्ट होगा, वो सारा कुछ एनालाइज और आपको दवाइयाँ लिख के दे देगा। मुझे जो फ्यूचर में डॉक्टर नज़र आ रहे हैं वो एआई बेस्ड रोबोट्स नज़र आ रहे हैं। हाँ, वहाँ एआई की अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो लिमिटेशन होगी जब एक यूनिक प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी आपकी हिस्ट्री में नहीं है, कोई पहले ऐसा पेशेंट नहीं आया, डेटाबेस में नहीं है, फिर ज़रूरत पड़ेगी कि वो किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करे कि जी आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो देखेगा कि इस यूनिक प्रॉब्लम के लिए क्या डॉक्टर तो बड़ी मेहनत से एमबीबीएस करके पढ़ के फिर वो डॉक्टर बनते हैं। आगे जाके अगर सारे काम इतनी मिनट्स में रोबोट करने लग गया तो फिर डॉक्टर्स तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। देखें, ये भी एक एप्रीहेंशन है ना कि जी उस एआई को ट्रेन किसने करना, उस एआई को बताना किसने है कि जी अगर बुखार है तो पॉसिबली कितने टाइप के बुखार हो सकते हैं और किस टेस्ट से पता चलता है कि कौन सा बुखार है या किस टेस्ट से पता चलता है कि ये मलेरिया नहीं है, ये फ्लू नहीं है। तो वो सारा डाटा तो ह्यूमन ने करना है, वो डॉक्टर ही होगा, लेकिन उसके साथ उसने एआई भी पढ़ी होगी और एआई को ट्रेन करने का आर्ट भी उसको आता होगा, उसकी साइंस भी उसने सीखी होगी। तो ये जो है वो ये नहीं होगा कि डॉक्टर जो है वो रिडंडेंट हो जाएंगे,
ये होगा कि उनका काम कम हो जाएगा, उनके काम की नेचर मुख्तलिफ हो जाएगी। ये नहीं कि वो डॉक्टरों के बाहर लाइन लगी हुई होगी और वो डॉक्टर साहब 1 मिनट दे रहे होंगे, वो एआई उस 1 मिनट में ही इतना बड़ा उसके तो क्या हम उस रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, अगर उसका मेडिसिन के फील्ड में। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उसका डेटाबेस प्रॉपर है, वैलिडेटेड है और वो वेल ट्रेंड है तो वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। ओके, इसी के साथ हम लेते हैं वेदर अपडेट के मौसम की क्या सूरत हाल है। हसन मलिक हमारे साथ है। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी अनम, मुल्तान शहर और गिरदो नवाह की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से गर्म दिखाई दे रहा है। मौसम की शिद्दत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जहां एक जानिब मौसम की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते और आइंदा आने वाले हफ्ते में गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर दिखाई देगी और मौसम शदीद गर्म रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से जहां एक जानिब गर्मी की शिद्दत बताई जा रही है तो वहीं दूसरी जानिब तिब्बे माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरियों को अपनी सेहत का खसूसी तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। शहरियों को चाहिए जब घरों से बाहर निकलें तो अपने सरों को जरूर ढांप कर निकलें, पानी के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, मशरूबात के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और अपनी सेहत का खसूसी तौर पर ख्याल रखें। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। जो गुज़िश्ता रात थी वो मुल्तान शहर की इस सीजन की गर्म तरीन रात कंसिडर की गई है और गुज़िश्ता रात के औकात में इस तरह से हवा चल रही थी जिस तरह से दोपहर के औकात में गर्म हवा चल रही होती है, सेम रात के औकात में इसी तरह से वेदर कंडीशंस थी। तो आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदो नवाह का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब भी कदरे कम है, जो कि आज 43% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 165 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने की वजह से बदतरीन हद तक आलूदा है और पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो जहां एक जानिब गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब मौसम भी शदीद खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरह से आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी और वहीं दूसरी जानिब मुल्तान शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें वेदर अपडेट दी। और सर आपकी तरफ वापस आते हैं कि आने वाले वक्त में जज्बाती जहानत, तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी, ये तमाम चीज़ें कामयाबी के ज़ामिन समझी जाएंगी? जी बिल्कुल समझी जाएंगी, क्योंकि अब जो जदीद रिसर्चेज हो रही हैं साइकोलॉजी पे, बिहेवियर साइंस पे, वो ये बताती हैं कि जो इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो जज्बाती जहानत है। जो रिसर्चेज हैं वो कहती हैं कि किसी भी इंसान की कामयाबी में 70% तक जो है वो हिस्सा जो है वो जज्बाती जहानत का होता है। और इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, वो तो एक उम्र के बाद आपका बढ़ नहीं सकता। यानी आप 7 से 10 साल के हो जाएं तो जो आपका आईक्यू बना है वो उससे मजीद बहुत कम चेंज हो सकता है। लेकिन जो जज्बाती जहानत है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सारी उम्र आप कोशिश करके सीख के अपनी बढ़ा सकते हैं, इवन बुढ़ापे में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले समझा जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हम अपने बच्चों में कैसे बढ़ाएं, और जब हम ग्रो कर जाएं, हमारी उम्र बढ़ जाए, तो भी हमने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बिल्ड करना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे उसको सस्टेन करना है। यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो स्किल आप भूल भी जाते हैं, वो स्किल जो है वो ऑब्सोलीट भी हो जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो स्किल्स हमें चाहिए दुनिया में तरक्की करने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, उन स्किल्स को हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें और उससे हमारी जज्बाती जहानत बढ़ेगी। और अब तो जो क्रिएटिविटी के बारे में आपने बात की है, क्रिएटिविटी जो है वो बहुत सारे जो जदीद कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो पहले जो एजुकेशन थी उसका फोकस था कि उन्होंने वर्कर्स बनाने थे इंडस्ट्रियल एज के लिए, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल एज नहीं है,
ये आईटी की और एआई की एज है, तो यहाँ पे तो क्रिएटिव लोग चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, जो नई चीजें बना सकें, जो तख्लीक कर सकें। लेकिन एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्कों में अभी तक गेयरअप नहीं है उसके लिए कि हमारी क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे यहाँ तो इस पे जोर है कि जी कायद-ए-आज़म के 14 निकात क्या थे, किस डेट को पाकिस्तान बना, किस डेट को क्या हुआ, किसकी तारीख पैदाइश क्या है। ये सब चीज़ें तो आप क्लिक ऑफ अ बटन आपको एआई बता देगा कि जी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या हुआ, कब हुआ। तो आपने तो कुछ क्रिएट करना है, कोई नई चीज़ बनानी है। अब आप देखें कि दुनिया में जो इजादात हो रही हैं, हमारा हिस्सा उसमें कुछ भी नहीं है। हम तो यूज़र हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं, ना नॉलेज के क्रिएटर हैं, ना इजादात कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन को बेहतर करें, हम अपने लोगों की जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, उनकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी बच्चों की डेवलप करें, तो फिर हम दुनिया में सर उठा के जी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रिसेंट वॉर लाइक सिचुएशन में जिस तरह से हमने एडवांटेज ली है, उसके दो ही एंगल हैं। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। देखने की बात है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी अक़वाम हैं जिनमें इतनी यंग पॉपुलेशन हो जितनी यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। सिर्फ उसमें हैंडीकैप ये है कि हम उसको एजुकेट नहीं कर रहे, हम उसका स्किल लेवल नहीं बढ़ा रहे, उसको जदीद तरीन तालीम नहीं दे रहे, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं कर रहे, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर रहे। तो हमें एक ज़बरदस्त किस्म की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसमें हम अपने इस अजीम ख़जाने यानी कि अपने यंग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकें और दुनिया में लीडरशिप पोजीशन में आ सकें। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी तो है, हमें इसके साथ वाबस्ता रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन वो लोग जैसे मैंने पहले भी सवाल किया कि मुस्तकबिल में सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ही आगे जाएंगी और जो इतने बाकी फील्ड्स के लोग हैं उनकी भी अहमियत वैसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये चीज़ें हैं तो जाहिर है फिर वो बहुत एडवांस होंगी। देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी फ्यूचर में नहीं आएगी, बहुत सारी ह्यूमन रिलेटेड जो नॉलेज है, जैसे बिहेवियर साइंसेज है, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे थेरेपी है, जैसे वेल बीइंग है, जैसे इंसानों की जो है वो डेवलपमेंट की नॉलेज है, ये सारी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि करना तो इंसानों ने है ना। टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ह्यूमंस ने करना है। तो ह्यूमंस को जब तक आप डेवलप करने वाले यानी सोशल साइंसेज में नहीं आएंगे तब तक भी आप आगे नहीं जा सकते। अगर सिर्फ आप टेक्नोलॉजी में आगे होंगे और सोशल साइंसेज में पीछे रह जाएंगे तो आपका जो मेन जो रिसोर्स है, सबसे बड़ा कैपिटल है ह्यूमन, उसकी स्किल्स में आप लैकिंग हो जाएंगे। तो आपको जो है वो इंसानों से रिलेटेड चीज़ें भी सीखनी है। सिर्फ मेडिसिन, इंसान होंगे तो मेडिसिन भी चाहिए होगी, इंसान होंगे तो उनकी वेलबींग भी चाहिए होगी, इंसान होंगे तो उनकी डेवलपमेंट भी चाहिए, इंसान होंगे तो उनके कुछ मसाइल भी होंगे, उन मसाइल का हल भी चाहिए। इंसान की तमाम ज़रूरियात से रिलेटेड से उसको खुराक चाहिए तो आप उसको बायोटेक्नोलॉजी से बेहतर कर सकते हैं। आपको जो है वो एग्रीकल्चर की हमेशा ज़रूरत रहेगी, तो एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एग्री मशीनरी में, एग्री टेक्नोलॉजी में, उसमें आप जो है डेवलप करें, उन प्रोफेशंस में जाएं ताकि आप जो है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें बेहतर यील्ड ले सकें और दुनिया में एग्रीकल्चर में भी आगे जाएं। हमारा जो कंट्री है बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हम गंदम भी इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, हम जो है वो टमाटर भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वाई नॉट कि हम उनके ज़्यादा बेहतर बीज बनाएं, उनकी ज़्यादा बेहतर यील्ड हासिल करें, वो ज़राअत के नए तरीके अडॉप्ट करें और उससे जो है वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें और दुनिया में भी उसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वर्क है, घर से काम करना, ऑनलाइन काम करना, क्या ये सारी चीज़ें वो जो एक मुकम्मल वक्त होता है, लाइक 8 आवर्स हम ऑफिस में काम करते हैं, हम 10 आवर्स ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या ये इनकी जगह ले लेगा? देखें उसकी अपनी हैं बहुत सारे ऑनलाइन वर्क के, वर्क फ्रॉम होम के, और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
फवायद ये हैं कि देखें, अगर अज्यूम करते हैं एक ऐसी दुनिया आ जाए जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी कम हो जाएगी, रोड्स पे रश नहीं होगा, और जो है वो आपको इतनी बल्क इन्वेस्टमेंट येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन इन पे नहीं करनी पड़ेगी, बसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, उनके लिए ज़रूरी है कि लोग फेस टू फेस जाएं, एक दूसरे के साथ बैठें। अब से अगर एक फैक्ट्री में कुछ मशीन में है जिनको ऑपरेट करना है और कोई चीज़ बनानी है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वर्कर या सुपरवाइजर जो है वो घर बैठ के बटन दबाए और वो सब कुछ हो जाए। उसको वहाँ जाना है, उसको कुछ चीज़ें इनपुट भी करनी है, उसके अंदर फीड करना है, कुछ आउटपुट निकलेगी, उसको पैक करना है, उसको निकालना है, उसको स्टेक करना है। तो हम दोनों टाइप का वर्क रहेगा हमेशा। ऑनलाइन ने हमें जैसे सहूलत दी है, तो उससे ये होगा कि जैसे हमारे कल्चर में जो है ख़वातीन के लिए ट्रैवलिंग बहुत बड़ा मसला होता है, तो वो घर से काम कर सकती हैं। इस तरह बहुत सारी ख़वातीन जो है वो ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं, यूके में सर्विसेज दे रही हैं, यूएसए में सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन अपने घर के अंदर से दे रही हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वायद हैं और ये बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो ऑफिस वर्क ख़त्म नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं एआई के हवाले से कि एआई के आने से क्या क्या चीज़ें तब्दील होंगी, डायनामिक्स बदलते हुए देख रहे हैं, किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस रहेगी, किन चीज़ों की ख़त्म होगी। तो ये एक चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ये जानना कि किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं होगी। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हमें ज़माने के साथ साथ चलना है। इसी के साथ साथ जब हम ज़माने के साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी और हम पीछे नहीं रहेंगे। इसी के साथ अभी हम जानेंगे, क्योंकि महंगाई का सुनते हैं कि महंगाई अभी तक भी है और गरीब जो आवाम है उनको रिलीफ नहीं दिया गया। तो अभी देखते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के क्या रेट्स हैं। सलमान ज़मीर हमारे साथ है जो हमें आगाह करेंगे। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी अनम, बात करेंगे हम अगर खुद साख्ता महंगाई की, तो इस खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और मुल्तान के जो फल फरोश हैं और सब्जी फरोश हैं उनके अपने ही रेट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी सब्जी फरोश और फल फरोश बैठे हुए हैं वो अपने मनमाने रेट्स पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। मार्केट रेट को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा और ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो कि ये यकीनी बनाते हैं कि मार्केट रेट जो है उसको कंट्रोल किया जाए, मगर वो इस वक्त भीड़ के अंदर जो है हमें फाल नज़र नहीं आ रहे। वो ऐसा लगता है दफ्तरों की जीनत बनकर बैठे हुए हैं। बात करेंगे हम सब्जियों की, तो सब्जी में जो प्याज है उसका सरकारी नर्स जो है वो 20 रुपये है, आलू 36 रुपये है और टमाटर जो है वो 22 रुपये फ़ी किलो जो है उसका रेट मुकर्रर किया गया है। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त प्याज जो है वो 30 रुपये और टमाटर 40 रुपये, जबकि आलू जो है 60 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ सरकारी नरखों में अदरक जो है वो 380 रुपये है और लहसुन जो है वो 180 रुपये, जबकि यही अदरक जो है ये 400 रुपये और लहसुन जो है वो 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चुकंदर जो है वो 110 रुपये है, भिंडी जो है 150 रुपये है, बैंगन जो है वो 100 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। टिंडे जो है वो 150 रुपये, घिया तोरी जो है वो 140 रुपये और अरवी जो है वो 350 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी के साथ साथ फलों की बात करें, फल जो है वो भी एक आम शख्स की दस्तरस से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फल जो है उसमें आलू बुखारा वो 1200 रुपये है, चेरी जो है वो 800 रुपये है, अंगूर 600 रुपये हैं, जबकि सेब जो है वो 350 से 400 रुपये तक जो है वो किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ लुकाट जो है वो 300, फालसा 200 और तरबूज जो है वो 50 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। चीकू 250 है और खरबूजा 160 है। और केलों की बात करें तो केले जो है वो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये दर्जन तक जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। अब देखें इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि एक आम शख्स जो है वो जो फल है और सब्ज़ी है वो नहीं ख़रीद सकता। इसी के साथ साथ अंडों की बात करें तो इस वक्त अंडे जो है वो 281 रुपये दर्जन है। तो महंगाई जो है वो अरूज पर जा रही है और आम शख्स जो वो पिस रहा है इस महंगाई के बोझ तले, और एक आम शख्स के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी पकाना भी जो है उससे मुश्किल हो चुका है। तो इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें ताकि जो आम शहरी हैं वो सब्ज़ी फल जो है वो बआसानी अपने घर लेकर जा सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान। हम भी इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इन तमाम जो महंगाई की चीज़ें हैं इन रेट्स को चेक करें ताकि आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और
महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि एक मध्यवस्थ तबके की ज़रूरियात में शामिल होती हैं। इसी के साथ साथ हम सर आपकी तरफ वापस आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसमें क्या चीज़ें हैं जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है हमें? देखें, उसको बेहतर करने के लिए बहुत स्कोप है हमारे पास। जो अभी हमारा तालीमी निज़ाम है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स यानी पुराना दकियानूसी और पुराना है। उसके अंदर मेन जोर है कि जी रोट लर्निंग पे है कि कुछ चीज़ें याद करनी है, मेमोरी है, और उसके बाद आपने वो रिप्रोड्यूस कर देनी है जाके एग्ज़ाम में, और उसकी बेस पे आपको जज कर लिया जाता है, उसकी बेस पे रेटिंग कर दी जाती है कि फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, इसका ये जीपीए, इसका ये जीपीए है। लेकिन सॉरी, जो फ्यूचर है वो चाहता है कि क्रिएटिविटी हो। जो फ्यूचर के प्रोफेशंस हैं उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, उसमें इंटेलिजेंस चाहिए, उसमें स्किल्स चाहिए। जो मेन चीज़ इस वक्त जदीद दुनिया मानती है कि वो आपके अंदर स्किल होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए, हार्ड स्किल्स भी होने चाहिए। हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बच्चों को ना तो सॉफ्ट स्किल्स देता है, ना लाइफ स्किल्स देता है, ना हार्ड स्किल्स देता है। लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए आपको ज़रूरत है। से आपने कम्युनिकेट करना है। अब बच्चा जो है वो MBA करके आ रहा होता है, उसको कहेंगे जी ये स्टेज है, यहाँ पे आ जाएं और पब्लिक स्पीकिंग करें, तो उसकी टांगें कांपने लग जाती हैं। उसको कहोगे जी एक लेटर लिख दो आप जो है डिप्टी कमिश्नर को, तो वो 10 बार सोचता है कि काटता है कि ये सही है, ये तो नहीं गलत लिख रहा, ये तो नहीं गलत लिख रहा। और फिर उसको कहेंगे जी जाके कस्टमर से नेगोशिएट कर लो, तो वो कहेगा जी मैंने तो इस नेगोशिएट कभी किया नहीं है। तो ये ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको ज़िंदगी में हर वक्त ज़रूरत है। आपने नेगोशिएट भी करना है, आपने कम्युनिकेट भी करना है, आपने एक्टिव लिसनिंग भी करनी है, आपने डिसीजन मेकिंग भी करनी है। आप प्रॉब्लम आ जाए तो आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है कि ये जो बात कह रहा है वाकई सही है, क्रिटिकली इसका एनालाइज करूँ। और आपने क्रिएटिव थिंकिंग भी करनी है। जब आपको बॉक्स में सोल्यूशन ना मिले तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन ढूंढना है, मसाइल हल करने हैं। अगर हम सब लोग यही कहते रहेंगे सारी उम्र कि जी बहुत मसाइल हैं और इन मसाइल का कोई हल नहीं है हमारे पास, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, ये दुनिया कैसे तरक्की करेगी। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलें, उसको जो है वो स्किल बेस्ड करें और उनको सिखाएं कि ऑपरेट कैसे करना है। एक है लिटरेसी कि आपने सीखा कि 2 जमा 2 क्या है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ये लिटरेसी है। उससे भी ऊपर जो लाइफ स्किल है वो है ऑपरेसी कि ज़िंदगी में ऑपरेट कैसे करना है, करके कैसे दिखाना है, एक्चुअलाइज कैसे करना है। तो वो हमें सिखाने की ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम में, उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है कि बच्चे हमारे जो है वो सोचना सीख जाएं, एनालाइज करना सीख जाएं, अमल करना सीख जाएं, एक्शन प्लान बनाना सीख जाएं, ज़िंदगी की स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाएं। ठीक हो गया सर। अगर कोई स्टूडेंट है उसको करियर काउंसलिंग कैसे की जाए? वो चाहता ये है कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने सब्जेक्ट का इंतखाब करे, आगे उसने कहाँ पढ़ना है उसका इंतखाब करे, उसकी काबिलियत क्या है वो पहले ये चेक करे, और आगे ज़माना किस चीज़ का है तो उसने उसको साथ लेके चलना है। तो उसकी करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और किस एज में होनी चाहिए? करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है अगर मैं उसको एम्फसाइज करने के लिए कहूँ। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में करियर काउंसलर्स बहुत कम हैं और करियर काउंसलिंग का रिवाज बहुत कम है। करियर का डिसीजन जो है वो उम्मन ये हो रहा होता है कि जी फादर कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, मदर कह रही हैं इंजीनियर बन जाओ, मेरा कज़न पायलट है तो मैं पायलट बन रहा हूँ, मेरे चचा फौजी हैं तो मैं फौजी बन रहा हूँ, मेरे वालिद दुकानदार हैं तो मैं दुकानदार बन रहा हूँ। लेकिन करियर काउंसलिंग में एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर या आपका टीचर जिसने करियर काउंसलिंग पढ़ी हो वो आपको गाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टाइप क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो उनको देखता है। जैसे आप एक मिसाल आपको देता हूँ, अगर आप जो है वो बनना सिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल होगी उसको तैरने में। लेकिन मछली को तैरना सिखाना मुश्किल नहीं है, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ ये है, उसका नेचुरल टैलेंट स्विमिंग का है।
तो सबसे पहले तो बच्चे की टाइप देखी जाए, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए, उसकी फितरत देखी जाए कि उसकी फितरत क्या है, उसके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, तो उसको जो है उस करियर की तरफ गाइड किया जाए जिसमें उसकी स्ट्रेंथ्स इस्तेमाल हों, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ्स उसको एडवांटेज दें। अगर एक बच्चा जो है वो मस्कुलर है और बहुत एक्टिव भी है, तो वाई नॉट के उसको एथलेटिक्स में भेज दिया जाए, वो नेज़ाबाजी में चला जाए, वो 100 मीटर में चला जाए, वो मैराथन में चला जाए, वो क्रिकेट में चला जाए, वो हॉकी में चला जाए। उसकी बजाय अगर आप उसको इंजीनियर बना देंगे इसलिए कि उसके वालिद साहब इंजीनियर थे, तो वो उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी और उसको टाइम लगेगा उसमें डेवलप होने में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा उसमें पहलू जो है वो ये है कि आप देखें कि फ्यूचर के प्रोफेशंस क्या हैं, फ्यूचर का स्कोप क्या है, क्योंकि बेसिकली करियर का मकसद ये है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, फाइनेंशियल ग्रोथ दे सके। अगर आप से उसी मिसाल को अगर मैं उठाता हूं, वो एथलेटिक बॉडी है लेकिन आप उसको पहलवान बना देते हैं। ठीक है जी सर, हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे थे और इसी के साथ साथ ये कि करियर काउंसलिंग के लिए क्या कॉलेज की सतह से या स्कूल की सतह से आपको ये काउंसलिंग देनी चाहिए? जी, ये स्कूल की सतह से बेहतर है कि स्कूल की सतह से शुरू किया जाए। 6-7 क्लास से बच्चे की टाइप देखी जाए, बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसकी पर्सनालिटी क्या है और फिर फ्यूचर के प्रोफेशंस क्या हैं, तो उनका माइंड बिल्ड करने की कोशिश की ज़रूरत है। उनकी जो है वो MBTI या कोई और इंटरेस्ट टेस्ट लेके उनके इंटरेस्ट को भी देखा जाए और उनकी टाइप को भी देखा जाए और उनको 6-7 से गाइड किया जाए, क्योंकि पहला जो डिसीजन है अबाउट सब्जेक्ट्स वो 7th क्लास पे ऑलमोस्ट किया जा रहा होता है कि 8 से जो है वो मैट्रिक या जो है O लेवल्स में सब्जेक्ट हो जाते हैं कि आपने साइंस में जाना है कि आपने आर्ट्स में जाना है, और साइंस में जाना है तो कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं। तो वहाँ पे वो डिसीजन किया जाए और उसको अगर उस लेवल पे डिसीजन नहीं हुआ तो फिर आप जो है वो मैट्रिक या O लेवल के बाद डिसीजन कर सकते हैं। अगर आप लेट हो गए तो उस लेवल पे भी इंटरवेंशन की जा सकती है। और अगर आपने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया कि जी आप जो है वो साइंस में चले गए हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि साइंस में किस चीज़ में जाना बेहतर रहेगा, तो वो फिर आप FSC या A लेवल्स के बाद भी ये डिसीजन ले सकते हैं। अब के अपने आप को पहचानें, अपने इंटरेस्ट को देखें, अपनी टाइप को देखें और फ्यूचर के स्कोप्स को देखें कि कौन से प्रोफेशन फ्यूचर में जाके आज से 10 साल बाद 20 साल बाद कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जो फाइनेंशियली आपको स्टेबल कर सकें, फाइनेंशियली आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं है, सिर्फ शौक काफ़ी नहीं है। से अगर एक बच्चे को एक्टिंग का शौक है और एक्टिंग में कोई स्टेबल प्रोफेशनल फ्यूचर नहीं है, तो वो ऐसा प्रोफेशन देख सकता है जिसके अंदर वो उसका शौक भी लिमिटेड तरीके से पूरा हो जाए और उसको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिले। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के ज़रूरत होती है कि उनको गाइड किया जाए। इसमें प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं, टीचर्स भी बाद अच्छे इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है कि बच्चे को कैसे गाइड करना है कि वो कौन से करियर में जाएं। ठीक है, ख़वातीन के बारे में बात करें तो अक्सर सुनते हैं कि ख़वातीन अगर बाहर इंडिपेंडेंट है, जॉब करती हैं, तो उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर अच्छा है आपके लिए, ख़वातीन हो ना, तो खातून के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में जाए। आप क्या समझते हैं कि खातून के लिए बेहतर प्रोफेशन कौन सा है, किन किन शोबों में वो जा सकती है जो उसके लिए बेहतर है? देखिए, अब तो कोई लिमिटेशन नहीं है, अब तो बहुत ओपन सोसाइटी है हमारी और हम जो है वो ख़वातीन ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशंस में जा रही हैं। तो ये लिमिटेशन पुराने दौर में ये कॉन्सेप्ट होता था कि ख़वातीन जो हैं सिर्फ टीचिंग में जा सकती हैं। अब तो IT एक बहुत बड़ा जो है शोबा है जिसमें ख़वातीन जाती हैं, क्योंकि वो कोई फील्ड वर्क नहीं होता, वो जो है वो ऑफिस वर्क होता है, बल्कि बहुत सारी केसेस में वर्क फ्रॉम होम हो रहा होता है। तो IT में भी जा सकती हैं आप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं और आप जो है वो साइंसेज के प्योर साइंसेज के शोबों में भी जा सकती हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकती हैं। इंजीनियरिंग में बाज़ तो फील्ड प्लांट वर्क होता है,
उसमें लिमिटेशन है कि जी रात की शिफ्ट है, दिन की शिफ्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के इशू हैं, लेकिन जो आपने इंजीनियरिंग डिज़ाइन करना है वो तो ऑफिस वर्क है, जो आपने प्लानिंग करनी है वो तो ऑफिस वर्क है, उसमें भी ख़वातीन जा सकती हैं, आर्किटेक्ट्स बन सकती हैं, और जो है वो दीगर क्रिएटिव प्रोफेशंस में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। से वो फिल्म प्रोडक्शन में जा सकती हैं, टीवी प्रोडक्शन में जा सकती हैं, वो कंपेयर बन सकती हैं, वो जो है न्यूज़ एंकर बन सकती हैं। ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशन में ख़वातीन जा सकती हैं, और बहुत सारी जगह तो ख़वातीन को बहुत अच्छा एडवांटेज हासिल है उनकी जेंडर की वजह से, उनकी स्ट्रेंथ्स की वजह से। ठीक हो गया। आपको लगता है कि करियर काउंसलिंग के लिए प्रॉपर से प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहां पर उनकी करियर काउंसलिंग की जाए? हुकूमत की जानिब से भी कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब आप रॉन्ग प्रोफेशन में होते हैं तो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपने ख़ानदान की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और मुल्क में भी जो है तरक्की के मौके कम कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो 95% लोगों को कैरियर काउंसलिंग की फैसिलिटी हासिल नहीं है, जबकि अमेरिका को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ जो है वो 90% को ये फैसिलिटी हासिल है। तो हमें ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी दें, उनकी जो है वो स्ट्रेंथ्स को पहचानें, उनकी टाइप को पहचानें, और जो आने वाले प्रोफेशंस हैं उसके तरफ उनको गाइड करें, उसकी तरफ उनको एजुकेट करें, ताकि वो जो है हमारी फ्यूचर वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकें और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सके। जब अफराद तरक्की करते हैं, अफराद फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तो मुल्क भी तरक्की करता है, मुल्क भी फाइनेंशियली स्टेबल होता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात करेंगे कल कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।